Hello, students. Welcome in the class for the practical chemistry. तुम लोगों को आज हमने डिसाइड किया है कि प्रैक्टिकल के बारे में जो तुम लोग लैब में करते हो जा करके, तो जब बताया जाता है तो कोई प्रेजेंट होता है, कभी कोई नहीं प्रेजेंट होता है, तो पूरी जानकारी नहीं होती और आ करके करने लगते हो और ये भी नहीं समझ में आता कि कर क्या रहे हो। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज हम तुम लोगों को प्रैक्टिकल के जो थ्योरेटिकल पॉइंट हैं, जो उसके बारे में जो उसकी बेसिक चीज़ें हैं, वो हम आज के क्लास में तुम्हें बताएंगे, ताकि उसके बाद जब तुम प्रैक्टिकल करने के लिए जाओ तो सारी चीज़ें तुम्हें मालूम हो और उसी आधार पे प्रैक्टिकल को कर सको। तो तुम लोगों को जैसा मालूम है, तुम लोगों के सिलेबस में 3 तरह के मेन प्रैक्टिकल हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं कराने के लिए, उसमें एक है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या आयतनात्मक विश्लेषण पे आधारित है, और जिसको हम टाइट्रेशन या अनुमापन बोलते हैं। और दूसरे तरह का प्रैक्टिकल है साल्ट एनालिसिस, जिसमें कि हम एक बेसिक और एक एसिडिक रेडिकल्स निकालते हैं। और तीसरा प्रैक्टिकल है ऑर्गेनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये दोनों एक साथ ही होता है, पहले हम फंक्शनल ग्रुप निकालते हैं, उसके बाद जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड करते हैं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या आयतनात्मक विश्लेषण पे आधारित जो प्रैक्टिकल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कनेक्टेड। हालांकि सुबह के वक्त नेट स्लो नहीं होता ज़्यादा, लेकिन आज नहीं कनेक्ट होना चाह रहा है, सो प्लीज वेट। यस, किसी तरह कनेक्ट हुआ। तो अभी जैसे कि हम बता रहे थे, बीच में ये नेट कनेक्शन के वजह से डिस्टर्ब हो गया। तो तुम लोगों के जो प्रैक्टिकल में 3 तरह के प्रैक्टिकल हैं, तो आज हमने बताने के लिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी टाइट्रेशन का चैप्टर लिया है। लैब में तुम लोगों ने किया है टाइट्रेशन, जिसमें फेरस अमोनियम सल्फेट का टाइट्रेशन किया है KMnO4 के साथ, और ऑक्जेलिक एसिड का KMnO4 के साथ। तो इन दोनों प्रैक्टिकल के बारे में आज हम पहले बेसिक पॉइंट्स बताएंगे और किस तरह से किया जाता है ये बताएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली करके दिखाने के लिए लैब में चलना होगा। तो पहले थ्योरेटिकली समझ लो, उसके बाद लैब में आकर के प्रैक्टिकल करो। तो आज का जो हमने टॉपिक चुना है वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से है, जिसमें तुम्हें प्रैक्टिकल क्या करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन of KMnO4 solution by titrating it against standard solution of oxalic acid और ferrous ammonium sulfate। तो ये 2 प्रैक्टिकल हो जाएंगे,
एक फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ और दूसरा ऑक्सैलिक एसिड के साथ। तो इसको हम किस तरह से करना है, इससे पहले हम ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पे जो बेस्ड प्रैक्टिकल है वो क्या है, इसको हम सिंपली कहते हैं टाइट्रेशन। तो सम बेसिक पॉइंट्स इसके हम पहले डिस्कस कर लें। Volumetric analysis is a quantitative analysis. It involves the measurement of the volume of the known solution required to bring about the completion of the reaction with a measured volume of unknown solution. Now term titration. What is titration? The process of adding of the known solution from the burette to the measured volume of the solution of the substance to be estimated until the reaction between the two is just complete is termed as titration. यानी एक सॉल्यूशन हम इसमें बनाते हैं और दूसरा हम ब्यूरेट में सॉल्यूशन लेते हैं जिसका कि हमें कंसंट्रेशन या जिसके बारे में हमें नहीं मालूम होता कैसे बनाए, कितना इसका कंसंट्रेशन है। तो उन दोनों के बीच हम रिएक्शन कराते हैं और तब वॉल्यूम नोट करते हैं जब तक कि दोनों का रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये प्रोसेस कहलाता है टाइट्रेशन। Thus a titration involves two solutions. Unknown solution, the solution consisting the substance to be estimated is termed as unknown solution. The substance is termed as titrant. यानी जिस solution का हमें concentration नहीं मालूम होता और निकालना होता है उसको हम unknown solution कहते हैं। Second होता है standard or known solution. The solution in which an accurately known amount of the reagent has been dissolved in the known volume of the solution is termed standard solution. जो कि लैब में खुद से जिसकी वेइंग करके और जो मीजरिंग फ्लास्क में जो सोल्यूशन बनाते हो और इसका कंसंट्रेशन हमें मालूम होता है कि हमने कितने ग्राम में कितने ग्राम सॉल्यूट कितने ml सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है, तो ये कहलाता है स्टैंडर्ड या नॉन सोल्यूशन। तो जो फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट का टाइट्रेशन है या ऑक्सैलिक एसिड पोटेशियम परमैंगनेट का, उसमें ऑक्सैलिक एसिड या पोटेशियम जो फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन जो तुम्हें बनाना है वो क्या है, नॉन सॉल्यूशन, और पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन जो कि ब्यूरेट में लिया जाता है वो क्या होता है, अननोन सॉल्यूशन। Standard solutions are of two types. Primary standard, these can be accurately weighed and their solutions are not to be standardized before use. Auxalic acid, ferrous ammonium sulfate, फार्मूला इसका ये है ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 0.2H2O FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 0.6 H2O। कॉपर सल्फेट, अगर अदर टाइट्रेशन हम करते हैं तो उसमें टाइट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, पोटेशियम क्रोमेट, डाइक्रोमेट, सोडियम थायोसल्फेट, इन सब का सोल्यूशन हम बनाते हैं प्रैक्टिकल लैब में। तो ये सारे क्या हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड यानी अननोन सोल्यूशन, द सोल्यूशन ऑफ दीज रिएजेंट्स are to be standardized before us use. These cannot be weighed accurately. Examples are potassium permanganate, NaOH, KOH, HCl, H2। तो यहाँ पे जो हम प्रैक्टिकल तुम्हें करना है उसमें सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है, KMnO4। टाइट्रेंट, द रिएजेंट ऑफ नोन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड टाइट्रेंट। यानी जो कॉनिकल फ्लास्क में सोल्यूशन लिया वो टाइट्रेंट है जिसका कि हमको कंसंट्रेशन मालूम है, यानी तुमने खुद उसका सोल्यूशन बनाया है। ट्राइट्रेट जो कि ब्यूरेट में लेते हैं जिसका हमको कंसंट्रेशन नहीं मालूम वो कहलाता है ट्राइट्रेट या टाइट्रेंट। The substance whose concentration is to be determined by titration is called titrate or titrant. Equivalence point is a theoretical endpoint of titration, the point at which amount of titrant and titrate are chemically equivalent is called equivalence point or stoichiometric end point. It is the point at which reaction between titrant and titrate is incomplete. अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें इंडिकेटर।
व्हाट इज इंडिकेटर? रिएक्शन कंप्लीट होने पे जिस कंपाउंड का कलर चेंज हो जाता है वो इंडिकेटर कहलाता है। इंडिकेटर का काम होता है कि वो जब टाइट्रेशन किया जा रहा है तो दोनों के बीच जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो कलर चेंज से ये बताता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। A substance which helps in physical detection of completion of the titration is called indicator. Generally, the indicator shows sharp color change or turbidity of picture when the reaction is practically complete, and thus indicator help in visual identification of the completion of titration. Now, on the basis of method of use, indicators are divided into following categories. First, internal indicator. These indicators are added in a small amount in the reaction mixture, that is in acid-base titration. Methyl orange, methyl red, and phenolphthalein are used as internal indicators. External indicator, these indicators are not added in the reaction mixture. They are used outside by system in the titration of more salt. Again, potassium dichromate, we use potassium ferricyanide as external indicator. Now important for you, that is self-indicator. When the reagent itself shows color change at the end of the titration, it is called self-indicator. That is, in titration of oxalic acid against potassium permanganate or Mohr salt against potassium permanganate, the self-indicator is पोटेशियम परमैग्नेट सॉल्यूशन। जो ये टाइट्रेशन तुम्हें करना है इसमें पोटेशियम परमैग्नेट सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है। इंडिकेट जब रिएक्शन दोनों यानी ब्यूरेट में जो सॉल्यूशन है और जो इन कॉनिकल फ्लास्क में उनके बीच जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो KMnO4 का कलर चेंज हो जाता है। Now end point at which the color change of the indicator becomes visible to the eye is called the end point. तो जब इन दोनों का टाइट्रेशन होता है तो पहले पिंक कलर KMnO4 का गायब होता रहता है और एंड पॉइंट पे लाइट पिंक कलर आ जाता है। अब प्रैक्टिकल करने में जो टर्म, जो कैलकुलेशन वगैरह में जो टर्म यूज होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है नॉर्मेलिटी, क्योंकि हम जो सोल्यूशन देते हैं तो बनाने को कहते हैं तो बताते हैं कि इतनी नॉर्मेलिटी का सोल्यूशन N/10 N/20 का सोल्यूशन इतने ml मेजरिंग फ्लास्क में बनाओ। तो व्हाट इज द नॉर्मेलिटी? It is defined as the number of gram equivalents of the solute present in the liter of the solution. That is, normality is equal to number of gram equivalents of the solute upon number of the liter of the solution. Finally, the normality into number of liter of solution into number of gram equivalents of the solute, और जिस हम फॉर्मूले का यूज करते हैं इस प्रैक्टिकल में वो है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू WE/V, दैट इज नॉर्मेलिटी इनटू E इज इक्वल टू W/V। E इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट एंड W जो हमने मेजर की जो वेट किया जिस सब्सटेंस का, और V इज द वॉल्यूम। Now the normality into equivalent mass of the solute is equal to strength of the solution. अब यहाँ हम नॉर्मेलिटी सोल्यूशन क्या होता है इस पे बता देते हैं। N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अगर दो सोल्यूशन जैसा कि ऊपर यहाँ बताया हुआ है, there will be two solution of substance A and B। थोड़ा इसको छोटा कर ले। Let there will be two solution of substance A and B, and V1 ml of solution A be chemically equivalent to V2 ml of solution B. Let the equivalent mass of A and B be E1 and E2 respectively.
Let the normalities and strength of these solution N1, S1, N2, S2 respectively. तो हम इसको इस तरह से V1 of the solution will contain substance A is equal to हो जाएगा S1 into V1 upon into G upon 1000 V1 gram into 1000 and V1 ml of solution will contain number of gram equivalent of substance is divided S1 into V1 upon 1000 into V1. इसी तरह से V2 के लिए ये होगा एट इक्विवेलेंस पॉइंट दीज आर इक्वल, दोनों इक्वल हो जाएंगे. अब यहाँ पे इसको हमने जब थोड़ा और समराइज किया तो ये S1 अपॉन E1 इंटू V1000 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया. इसी तरह ये S2 E2 अपॉन V2 और S1 E1 इज इक्वल टू क्या होता है स्ट्रेंथ और इक्विवेलेंट वेट है ये इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी होता है. तो चूंकि ये N1 V1 बराबर N2 V2 फाइनली इक्वेशन हमें ये मिल जाएगा. ये कहलाता है नॉर्मेलिटी इक्वेशन. और रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास होता है और दूसरी तरफ से स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मॉलिकुलर मास भी होता है. तो दोनों के बीच रिलेशन हो जाता है नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस. इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं. Then the normality is equal to n into molarity. In the case of acid, n is the basicity of acid, while in case of base, n is the acidity of base. यानी acidity and basicity of acid या base is equal to क्या होता है molecular mass of the substance upon equivalent mass of the substance. तो जिन molecules एसिड में जहाँ 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है तो उसकी बेसिसिटी 1 होती है. बेस में वही चीज़ एसिडिटी कहलाती है. 1 OH है तो एसिडिटी 1, 2 OH है तो एसिडिटी 2, इसी तरह 3 OH है तो एसिडिटी 3. और एसिड में इसको बेसिसिटी कहते हैं. 1 हाइड्रोजन तो 1, 2 हाइड्रोजन है तो बेसिसिटी इसकी 2 होगी, 3 हाइड्रोजन है तो बेसिसिटी इसकी 3 होगी. अब डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट हम किस तरह से निकालते हैं. इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन ये है द नंबर ऑफ पार्ट बाय मास ए केमिकल स्पीसीज कंबाइंड विद और डिस्प्लेस्ड बाय 1.008 parts of hydrogen, 8 parts of oxygen or 35.5 parts of chlorine. Equivalent mass is not a constant number. It may change from reaction to reaction, especially in case of redox reaction. तो इक्विवेलेंट ऑफ मास ऑफ एन एसिड किस तरह निकालते हैं. इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ द एसिड. बेसिसिटी एसिड और एसिड देखा जो एसिडिटी और बेसिसिटी क्या है. तो जिन जैसे ये CH3COOH है, एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो बेसिसिटी 1 है, मॉलिकुलर मास 60 है तो 60 अपॉन 1 हो जाएगा. इसका इक्विवेलेंट वेट इसी तरह H3PO4 की बेसिसिटी 3 है, मॉलिकुलर वेट 98 है तो 98 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका इक्विवेलेंट वेट होगा 32.6. इसी तरह से सबके निकाले जाएंगे. इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस क्या होता है. मॉलिकुलर मास ऑफ द ये यहाँ पे मॉलिकुलर मास ऑफ द बेस अपॉन एसिडिटी ऑफ द बेस, यानी OH जितने अटैच होंगे उससे डिवाइड कर देंगे मॉलिकुलर मास को. जैसे NaOH है, मॉलिकुलर मास 40 है और इसकी एसिडिटी 1 से डिवाइड करेंगे तो ये इक्विवेलेंट मास आ गया. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH 2 है, यानी कि इसकी एसिडिटी 2 है, मॉलिकुलर मास 84, तो 84 डिवाइडेड बाई 42, तो ये क्या होगा इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा. साल्ट का इक्विवेलेंट वेट मॉलिकुलर मास ऑफ द साल्ट अपॉन माइनस आयन पे चार्ज या प्लस आयन पे चार्ज जितना होता है उससे उसको डिवाइड कर देते हैं. इसी तरह देखो सबके निकाल करके दिखाए हुए हैं सामने तुम्हारे. बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड का मॉलिकुलर मास
तो वह बेरियम पे 2+ चार्ज होता है, और अगर माइनस चार्ज लें तो क्लोराइड 2 है तो 2-, यानी 2 से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। Now oxidation number concept. According to this concept, equivalent mass of reducing agent is molecular mass upon total change in oxidation number of oxidized element per molecule. इसी तरह से इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि इधर ये फेरस सल्फेट का है, ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन में 1 चेंज हो रहा है, तो मॉलिक्यूलर बेस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट बेस हो जाए, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। इसी तरह ऑक्जेलिक एसिड में यहाँ कार्बन का एक कार्बन में +3 कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 कार्बन है तो ये +6 हो जाएगा। यहाँ ये चेंज हो जाता है, एक कार्बन +4, 2 कार्बन है तो +8, तो टोटल चेंज 8 - 6, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर में 2 का चेंज हो रहा है, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 126/263। तो चूंकि इसका यूज़ होता है, इक्विवेलेंट वेट हम यूज़ करते हैं जब कैलकुलेशन करते हैं, नॉर्मलिटी दी जाती है तुमको, और उसके बाद कितने ml में कितना सॉल्यूशन बनाना है, इसके लिए हम इक्विवेलेंट वेट का यूज़ करके, नॉर्मलिटी का यूज़ करके सब्सटेंस का वेट निकालते हैं। फार्मूला बताया गया है कि W = EnV/1000। इस फार्मूले से हम वेट निकालते हैं कि हमको कितना सब्सटेंस वे करना है, जिसमें E इक्विवेलेंट वेट होता है, N नॉर्मेलिटी and V is the volume. Now apparatus used in volumetric analysis. वॉल्यूमेट्रिक का हमने डायग्राम भी लिया है और फोटो भी लिया है, ताकि सारे जो apparatus यूज होते हैं वॉल्यूमेट्रिक यानी टाइट्रेशन में उनको पहचान सको और उनका नाम याद होना चाहिए तुम्हें, ताकि देखो तो जो चीज़ यूज़ करना हो उसको देख सको। डायग्राम है ये तुम्हारा, बीकर इस तरह से होता है, लैब में देखा है तुम लोगों ने। ये क्या है, लंबा जो आ रहा है सामने, ये है ब्यूरेट, और ये ब्यूरेट है, ये पिपेट है, और ये वॉश बोतल इस तरह से होती है, लैब में सब देखा है। ये मीजरिंग सिलेंडर है, जिससे कि सोल्यूशन ज़्यादा क्वांटिटी में जब नाप के हमें बनाना होता है तो इससे करते हैं। और ये है तुम्हारा ग्लास टाइल्स, जबकि ब्यूरेट स्टैंड में अगर लगा होता है, वाइट होता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। और ये है फनल। उसके बाद और दूसरे अपरेटस भी हैं यहाँ पे, जैसे कि अभी इसको छोटा करें तब पूरी दिखाई देगी तुम्हें। ये कोनिकल फ्लास्क 250 ml की होती है ये, जिसको कि हम टाइट्रेशन फ्लास्क भी कहते हैं या कोनिकल फ्लास्क। और ये इसको हम लंबी गर्दन की बोतल, मीजरिंग फ्लास्क लंबी गर्दन की होती है, कहते तो नहीं है, तो ये कहलाती है मीजरिंग फ्लास्क। इस तरह से इसमें यहाँ तक जो जहाँ निशान बना होता है, यहाँ तक सोल्यूशन हमको मेकअप करना होता है। 250 ml की ये मीजरिंग फ्लास्क है। ये तुम्हारा पिपेट है, इस तरह का होता है। पिपेट से सोल्यूशन इस तरह से निकालते हैं, 20 ml का होता है, इसे मुंह से खींच करके निकालते हैं, और फिर जब इसको ट्रांसफ़र करना होता है तो ऊपर से हाथ यहाँ निकाल के ऊपर हाथ लगा लेंगे तो नीचे नहीं गिरेगा। फिर धीरे से उंगली हटाते हैं, तो जो सोल्यूशन हमने लिया है निकाल करके इसमें जैसे डालना है, तो उंगली हटाएंगे इस तरह से, तो ये सोल्यूशन इसमें चला जाएगा। तो ये खींचने का प्रोसेस है, खींचा पूरा यहाँ तक मार्क जो लगा है वहाँ तक आ गया, तब हम इसको दबाए रहेंगे ताकि और गिरने नहीं पाए। फिर दूसरे कोनिकल फ्लास्क में हमें डालना है, तो ये उंगली हटा लिया, तो ये इसमें पूरा का पूरा चला जाएगा। उसके बाद ये है तुम्हारा ब्यूरेट, जो अभी दिखाया। ब्यूरेट में इस तरह से 0 से लेकर के मार्किंग होती है, तो हमें रीडिंग देखनी होती है कि जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो किस पॉइंट पे सोल्यूशन बचा हुआ है, यानी कितना सोल्यूशन यूज हुआ, ये कहलाता है ब्यूरेट। और ये है वेइंग ट्यूब, सबसे पहले इसी से काम होता है। वेइंग ट्यूब का वेट लिया जाता है पहले, और उसके बाद वेइंग ट्यूब में जिस सब्सटेंस का हमें सॉल्यूशन बनाना है उसका वेट लेते हैं।
अब इनके हमने फोटोग्राफ्स भी लिए हैं। ये जैसे तुम्हारी कोनिकल फ्लास्क है, चलो अच्छा, ये कोनिकल फ्लास्क है। उसके बाद ये तुम्हारी मेजरिंग फ्लास्क है, 250 ml की, ये मेजरिंग फ्लास्क है। और उसके बाद ये तुम्हारी दोनों चीज़ रखी हुई है, मेजरिंग फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क है, और ये वॉश बॉटल है, इसमें डिस्टिल वाटर होता है। और यहाँ ये जो रखा है ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड और ये ब्यूरेट स्टैंड का पार्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगला अपरेटस है, ये तुम्हारा ब्यूरेट स्टैंड के साथ ब्यूरेट लगा हुआ है। ये ब्यूरेट और ब्यूरेट स्टैंड है इस तरह से। और उसके बाद ये तुम्हारा वेट बॉक्स, इसमें वेट होता है। ये तुम्हारी वेइंग ट्यूब है। इसके बाद ये तुम्हारा आ रहा है पिपेट, ये सामने पिपेट रखा हुआ है जो अभी डायग्राम में जिसको दिखाया, ये पिपेट है। और ये है तुम्हारी केमिकल बैलेंस, जिस पे सबसे पहले काम होता है केमिकल बैलेंस करते हैं। वेइंग ट्यूब का वेट लेते हैं इसमें। इसमें ये मीटर स्केल यहाँ पे होती है। ये 2 पैन है, इसमें बीच में ये पॉइंटर लगा है, नीचे ये स्केल है। इस पे कि 0 बीच में होता है और इधर पॉइंट होते हैं। तो जब हम वेट लेते हैं तो ये देख, जब वेट बराबर होता है तो ये जो पॉइंटर है ये 0 से दोनों तरफ बराबर दूरी पे जाता है। और जिस तरफ का वेट हल्का होगा उधर की तरफ ये भागेगा। इसलिए जब अगर मान लो इधर भाग रहा है तो इधर वेट कम है, इधर वेट हम बढ़ाते हैं। और अगर इधर भाग रहा है तो इधर वेट कम है। बैलेंस करने के लिए जिधर कम होता है उधर वेट रखते हैं। अब जैसे इसमें तुम्हें वेट लेना है तो हमेशा लेफ्ट साइड पे हम वेइंग ट्यूब रखेंगे, राइट साइड पे वो वेट रखेंगे। ये तुम्हारे वेट रखे हुए हैं यहाँ पे इसमें वेट बॉक्स के अंदर। इसमें 10 ग्राम, 5 ग्राम, 1 ग्राम से लेके 2 ग्राम के 2 होते हैं, 5 ग्राम, फिर 10 ग्राम, 20 ग्राम, इतने वेट्स होते हैं। उसके अलावा छोटा फ्रैक्शनल वेट होते हैं जिसमें 500 मिलीग्राम से लेके 10 मिलीग्राम तक के वेट होते हैं। और उससे भी कम अगर हमको वेट लेना होता है तो यहाँ स्केल पे हम राइडर का उपयोग करते हैं। तो इसमें ये पूरी केमिकल बैलेंस देखा। ये दोनों कहलाते हैं पैन, जिसपे कि हम एक तरफ वेट वेइंग ट्यूब रखते हैं और एक तरफ वेट रखते हैं। और ये तुम्हारा पॉइंटर है और ये स्केल है। ये जो दिखाई दे रहा है इसको बीम रिलीज कहते हैं। इसको जब हम घुमाते हैं तब ये पॉइंटर इधर से उधर जाने लगता है। और इधर इधर दोनों तरफ डोर होते हैं। जब हम पहले जैसे वेइंग ट्यूब रखा, वेट रखा, तो पहले इन दोनों डोर को बंद कर देंगे ताकि अंदर कुछ और हवा का आना जाना नहीं हो। बंद करके ही हम वेट लेंगे तभी एक्यूरेट वेट आएगा। कुछ बच्चे अक्सर बेवकूफ़ी करते हैं, खुला छोड़ देते हैं इसको और इसको इसको घुमाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं, पहले बंद करो उसके बाद देखो कि पॉइंटर किधर कम जा रहा है। अगर इधर वेइंग ट्यूब रखी है, इधर ज़्यादा जा रहा है तो इसका मतलब ये हल्की है, वेट ज़्यादा हो गया। और अगर पॉइंटर इधर ज़्यादा जा रहा है तो इसका मतलब वेइंग ट्यूब भारी है, वेट कम है, तो हम वेट बढ़ाते हैं। और यहाँ पे ये स्क्रू होता है। इस पे अगर यहाँ पे ये तुम्हारा जब वेट लेने से पहले हम इसको बीम रिलीज को घुमा करके चेक करते हैं कि दोनों तरफ ये बराबर दूरी पॉइंटर जा रहा है कि नहीं। अगर नहीं जा रहा है तो बैलेंस सही नहीं है, तो इसको हम सही करते हैं। तो जिस तरफ ये पॉइंटर ज़्यादा भाग रहा है उस तरफ के यहाँ पे स्क्रू होता है, इसको बाहर की तरफ थोड़ा घुमाते हैं तो और धीरे धीरे सेट करते हैं ताकि पॉइंटर 0 से दोनों तरफ बराबर दूरी जाने लगे। जब ये सेट हो जाता है उसके बाद ही हम वेट लेते हैं। तब हम वेइंग ट्यूब यहाँ रख देते हैं और इधर वेट रखना शुरू करते हैं और वेट लेते हैं। अब आ जाओ थ्योरेटिक, तो दिखा करके बताया, उसके बाद और थोड़ा सा क्लियरली इसमें देख करके समझो।
वेइंग ट्यूब क्या है वो देख लिया अभी. दिस ट्यूब इज यूज टू कीप द सब्सटेंस विच आर टू बी वेड बाय केमिकल बैलेंस. इट शुड बी क्लीन एंड ड्राई बिफोर यूज. अब आ जाओ केमिकल बैलेंस पे. जैसा कि अभी दिखाया तुम लोगों को, इट इज यूज टू वे कंपाउंड एक्यूरेटली अप टू 4th place of dissimilar. It is a precious instrument whose least count is 0.0002 gram. It is made in wooden or steel framework covered with glass. अब हम इसका डायग्राम तुम लोगों को दिखा चुके हैं. इस पे आते हैं. कंप्लीट और छोटा करना पड़ेगा तब दिखाई देगा. हाँ ठीक है. अभी जो ओरिजिनल थी वो तुम्हें दिखा चुके हैं. यहाँ पे ये सारा इसका नाम लिखा हुआ है जो अभी दिखा करके सब नाम बताया था. ये बीम रिलीज स्क्रू है, ये तुम्हारा पॉइंटर है और ये स्केल है. ये पेन कहलाता है. और इधर ये स्केल बनी हुई है, जीरो से इधर निशान बने होते हैं. इधर तो हमेशा राइडर उस साइड रखते हैं जिधर हम वेट रख रहे हैं, तो राइट साइड में वेट रखते हैं. लेफ्ट साइड में जिस सब्सटेंस का हमें वेट लेना है उसको रखते हैं. ये बैलेंसिंग स्क्रू है कि राइडर को इधर से उधर अगर खसकाना है तो ये राइडर कैरियर होता है, इससे हम आगे पीछे करते हैं. तो ये पूरा स्ट्रक्चर है केमिकल बैलेंस का, जो अभी डायग्राम अभी पहले उसकी फोटो दिखाई थी तुमको सारी. तो इधर हम वेट रखते हैं, इधर वेइंग ट्यूब रखते हैं. उससे पहले इसको चेक करते हैं बीम रिलीज चला करके कि पॉइंटर दोनों तरफ बराबर जा रहा है कि नहीं. और वेट रखने के बाद फिर हम इसको डोर इसका क्लोज करके चेक करते हैं. जिधर का वेट कम होता है उधर राइडर भागता है तो उधर वेट बढ़ाते हैं. इधर कम है तो इसका मतलब ये हल्का है, वेट ज़्यादा हो गया है तो वेट हम कम करते हैं. तो इस तरह से इस केमिकल बैलेंस का यूज़ होता है. अब इसके पार्ट्स हमने दिखा दिए क्या क्या है. फ्रेमवर्क या कवरिंग, ये पूरा जिससे कवर रहता है. स्केल, पेन्स, पॉइंटर, बीम रिलीज, बैलेंसिंग स्क्रू, पिलर्स एंड बीम्स. अब इसमें एक इस तरह का ये स्ट्रक्चर यहाँ पे है, पतला तार जैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी. ये राइडर कहलाता है. राइडर इज मेड अप ऑफ प्लेटिनम, एल्यूमिनियम और कॉन्स्टेंटन. Its weight is 10 milligram or 0.01 gram. Rider is placed on the beam scale. With the help of rider, we can determine the accurate weight of 3rd and 4th place of decimal. How to use rider? There is 0 at the center of beam scale. On both sides, there is scaling up to 10. ये एक साइड का है ये पूरा, 0 से लेकर के, जैसा अभी यहाँ पे तुमने देखा ये 0 से लेके 10 तक का वहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है. इधर भी 0 से लेके 10 तक होता है. तो अगर वेट इधर रखा तब इसका यूज होता है, नहीं तो अदरवाइज इधर हम वेट रख रहे हैं तो इसी तरफ. अब राइडर इसी स्केल पे रखा जाता है. पतला तार जैसी स्ट्रक्चर होती है ये, जो कि प्लेटिनम, एल्यूमिनियम या कॉन्स्टेंटम का बना होता है. इसका वेट 10 मिलीग्राम या 0.01 ग्राम होता है. राइडर इज प्लेस्ड ऑन द बीम स्केल. ये यहाँ पे राइडर, ये 1 2 3 4 ये बने हुए 1 से 2 या 0 से 1, एक जो ये भाग है इसका जो वेट होता है 0.001 ग्राम होता है. और ये जो बीच में 5 पार्ट छोटे छोटे होते हैं इनका वेट होता है 0.0002 ग्राम. तो इसको समझने के लिए जैसे अब बताया कि एक पार्ट का भाग मान होता है 0.001 ग्राम. तो 2 और 3 अगर पहुंच गया तो ये हो जाएगा 0.003 ग्राम. अब 3 के बाद ये तीसरे स्मॉलर डिवीजन, ये स्मॉल डिवीजन है और ये बिग डिवीजन है. तो अगर ये तीसरे डिवीजन के बाद फिर सेकंड डिवीजन पे रखा हुआ है, 1 2 के बाद रखा है, तो जो इसका वेट हो जाएगा 0.003 ग्राम ड्यू टू थर्ड बिग डिवीजन. और थर्ड के बाद 2 सेकेंड स्मॉलर डिवीजन पे है तो इसका एक स्मॉलर डिवीजन का वेट होता है 0.0002 ग्राम. तो 2 पे
इसके बाद 2 पे रखा है तो ये हो जाएगा 0.0004 ग्राम। अब इन दोनों का वेट जब हम जोड़ेंगे टोटल वेट तो ये हो जाएगा 0.0034। लेट राइडर प्लेस 5 एंड 6 यहाँ पे रखा है, अगर 5 के बाद सेकेंड स्मॉलर डिवीजन पे तो इसका वेट हो जाएगा, स्मॉलर डिवीजन का हो जाएगा 0.006 ग्राम और बिग डिवीजन का हो जाएगा 0.005। दोनों को जोड़ने पे मिलेगा हमें 0.056 ग्राम। तो इसका भी किस तरह से लेंगे वेट, इस पे भी हम बात करेंगे। अब बाकी ये तुम्हारा किस तरह से वेट करना है, वेइंग ट्यूब में करना है। डू नॉट वेट हॉट सब्सटेंस, कीप डोर, ये अभी तुम बताया कि कीप द डोर अ बैलेंस क्लोज, कीप द फ्रैक्शनल वेट यूजिंग फ्रैक्शनल वेट पिकर एंड रिलीज बीम को स्लोली चलाना है। प्लेस द स्टैंडर्ड वेट इन द वेट बॉक्स। अब है तुमको जो प्रैक्टिकल करना है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन, जो कि फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट का करना है, और उसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट और ऑक्सैलिक एसिड का करना है। तो ये कुछ टर्म है यहाँ पे। ऑक्सीडीमेट्री, इट इज द प्रोसेस बाय विच कंसंट्रेशन ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट इज determined by titration with standard solution of oxidizing agent, and reductimetry is the process by which concentration of oxidizing agent is determined by titration with the standard solution of reducing solution। तो यहाँ ऑक्सीडेशन होता है फेरस का, फेरिक में तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 है, तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्टिमेट्री, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डिटरमाइंड बाय द टाइट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग सॉल्यूशन KMnO4 है यहाँ पे, नॉट ऑक्सीडाइजिंग है। तो ऑक्सीडाइजिंग जो रिएजेंट है वो है KMnO4, तो ये ऑक्सीडीमेट्री है। ऑक्सीडेशन होता है इस रिएक्शन, इस टाइट्रेशन में फेरस का फेरिक में। और जो तुम्हारा ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, रिडक्शन किसका हो रहा है यहाँ पे, मर्क्यूरिक इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मर्क्यूरस में कन्वर्ट हो रहा है। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, सबको पता है, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व साइमल्टेनियसली लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स by the reacting substance are called redox reactions of oxidation reduction reaction। एग्जाम्पल सामने है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, द सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन इन रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग reagent or oxidant, reducing agent or reductant, the substance which lose electron in redox reaction is called reducing or reductant। तो जो टाइट्रेशन हमारा फेरस अमोनियम सल्फेट और KMnO4 का है, उसमें KMnO4 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और फेरस अमोनियम सल्फेट में फेरस अमोनियम सल्फेट रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन क्या है। The titration based on oxidation reduction reactions are called redox titration। The chemical reaction proceed with transfer of electrons among the reacting ions in aqueous solution। Sometimes these titrations are named after reagent used। अब ये इसमें हम परमैग्नेट पोटेशियम परमैग्नेट यूज करते हैं, तो ये टाइट्रेशन कहलाता है परमैग्नेट टाइट्रेशन। These are titrations in which potassium permanganate is used as an oxidizing agent in acidic medium. The medium is maintained by the use of dilute sulfuric acid. Potassium permanganate act as self-indicator। The potential equation when potassium permanganate act as oxidizing agent। इस तरह का ये रिएक्शन सामने है। सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके नेसेंट ऑक्सीजन जो देता है, जो कि मैग्नेट आयंस, और यहाँ पे मैग्नेट आयन जो यहाँ हाइड्रोजन से रिएक्शन करके ये मैग्नस
आयन में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ इसका क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है और यहाँ पे +2 हो जाती है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। बिफोर द एंड पॉइंट सॉल्यूशन रिमेन्स कलरलेस, but after the equivalence points only one extra drops of KMnO4 solution imparts pink color. That is, appearance of pink color indicate the end point. Potassium permanganate is used for estimation of ferrous salt, oxalic acid, oxalates, hydrogen peroxide. The solution of potassium permanganate is always first standardized before use. Now, substance used in redox titration. First, potassium permanganate. It is an oxidizing agent in acidic, alkaline and neutral medium. इन एसिडिक मीडियम इसका इक्विवेलेंट मॉस क्या होगा, यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट इस एसिडिक मीडियम में इसका रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 हो रही है, तो इक्विवेलेंट मॉस ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम हो जाएगा मॉलिक्यूलर मॉस अपॉन टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो मॉलिक्यूलर मास इसका होता है 158/5, कितना हो जाएगा 31.6। इन एल्कलाइन मीडियम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +6 हो रही है, तो इसका इक्विवेलेंट मॉस जो है, चूंकि एक ही का डिफरेंस है तो मॉलिक्यूलर मॉस के बराबर होगा। इन न्यूट्रल मीडियम KMnO4 में +7 से +4 हो रही है एमिन की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इक्विवेलेंट मॉस इसका हो जाएगा 158/3 यानी 52.6। Mostly permanganate is employed in dilute sulfuric acid medium. The equivalent weight of potassium permanganate in acid medium is 31.6. Potassium permanganate is not used in presence of HCl or HNO3 because it oxidizes HCl to Cl2 and HNO3 is itself oxidizing agent. Now auto decomposition, this is not important. अब है solution of oxalic acid. Equivalent weight इसका होता है 63. It is a mild reducing agent. In acid medium, it reduces potassium permanganate Mn2 plus at 50 to 60 degrees centigrade. The reduction is catalyzed by manganese salt. Oxalic acid itself undergoes oxidation to carbon dioxide. Now another solution is ferrous ammonium sulfate, which is known as Mohr salt. Formula is FeSO4 NH4 whole twice SO4 0.6 H2O. Equivalent weight of this is 392. Mohr salt is a double salt. Its aqueous solution contains ferrous ion, sulfate ion, and ammonium ion. It is mild reducing agent in acid medium. It reduces potassium permanganate to manganese salt, colorless salt. Analytically, pure Mohr salt is of 99% of purity. अब एक्सपेरिमेंट किस तरह से करेंगे और उसको हम लिखेंगे किस तरह से, ये सारी चीजें हमने तैयार की हैं। किस तरह से ली हैं तुम लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरह से तुम्हें प्रैक्टिकल करना भी है और लिखना भी है। तो जो प्रैक्टिकल तुम्हें स्टार्ट करना है उसके लिए सबसे पहले एम देखेंगे कि एम क्या है, हमें जो करना है। एम है इसका टू प्रिपेयर N/30 ferrous ammonium sulfate solution and determine the concentration of given potassium permanganate solution in gram per liter. इसके लिए प्रिंसिपल लिखा नोट किया जाएगा। प्रिंसिपल क्या है रिएक्शन का? Reaction involved in this titration may be given as there is a oxidation reduction reaction which takes place in this titration. Potassium permanganate reacts with ferrous ammonium sulfate. इसमें ferrous sulfate present होता है, इससे रिएक्शन होता है इसका in presence of sulfuric acid. तो यहाँ ferrous sulfate ferric sulfate में कन्वर्ट हो जाता है और ये मैग्नेट आयन मैग्नस आयन में कन्वर्ट होता है, यानी MnSO4 बनता है। और इन दोनों के रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, फेरस आयन कन्वर्ट होता है फेरिक आयन में, चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 1,
रिडक्शन रिएक्शन Mn+7 से Mn2 प्लस चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है। तो अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये हो जाएगा 392। एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे 5 का चेंज हो रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट है वेट है 31.6। इंडिकेटर in this titration, potassium permanganate act as self-indicators. Solution required in this practical titration: solution of ferrous ammonium sulfate, given solution of potassium permanganate and dilute sulfuric acid. अब preparation of N/30 ferrous ammonium sulfate in 250 ml of मेजरिंग फ्लास्क। तो उसके लिए हमसे सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है कि हमें कितना वेट वे करना है फेरस अमोनियम सल्फेट का 250 ml के फ्लास्क में सॉल्यूशन बनाने के लिए। इसके लिए फार्मूला है W = EnV/1000। यहाँ E है इक्विवेलेंट वेट ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, नॉर्मलिटी हम दे रहे हैं 1/30, V है 250 ml, तो देन W = 392 × 1/30 × 250/1000, ये आएगा 3.26। अब ऑब्जर्वेशन पे आएंगे। अब हम केमिकल बैलेंस पे जाते हैं। वहाँ पे सबसे पहले हम वेट ऑफ द वेइंग ट्यूब ले रहे हैं। इसका वेट आ रहा है 5.2500 ग्राम। तो इसके लिए हमें कितना वेट रखना पड़ा, 5 ग्राम का रखना पड़ा। 200 मिलीग्राम 50 मिलीग्राम का हमें रखना पड़ा। यहाँ हमें राइडर का यूज नहीं करना पड़ा। उसके बाद वेट ऑफ वेइंग ट्यूब प्लस जो फेरस अमोनियम सल्फेट का वेट यहाँ कैलकुलेट किया हमने, दोनों को जोड़ लिया। तो जो वेट आएगा उसको हम राइट हैंड साइड में टोटल वेट को रख देंगे। जो भी वेट यहाँ जोड़ने पे आएगा वो जोड़ करके लिखोगे, रख देंगे। और दूसरे साइड वेइंग ट्यूब में फेरस अमोनियम सल्फेट लेकर के हम बैलेंस करेंगे। फाइनली हमें वेट कितना लेना है, 3.24। उसके बाद हमें टाइट्रेशन करना है। ब्यूरेट में हम लेंगे फेरस अमोनियम, ब्यूरेट में हम लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि अभी स्टैंड ब्यूरेट स्टैंड दिखाया था, और पिपेट से 20 ml जो हमने सॉल्यूशन बनाया है 20 ml का 250 ml मेजरिंग फ्लास्क में, उसमें से हम 20 ml लेंगे और प्यूरेट में लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट। दोनों के बीच टाइट्रेशन कराएंगे और रीडिंग नोट करेंगे। जैसे कि टाइट्रेशन करते में तुम लोगों को हमने एक वीडियो भी भेजा था और कुछ जो लोग आए हैं क्लास में उन्होंने किया है। तो ब्यूरेट की क्या रीडिंग आ रही है उसको यहाँ नोट करेंगे। उसी तरह फिर बार बार हम रीडिंग लेंगे। तो तब 2 बार जो सेम रीडिंग आ जाएगी उसको हम यहाँ पे नोट करेंगे। उसके बाद कंक्लूजन पे आ जाते हैं। प्रैक्टिकल जब कंप्लीट हो गया, हमने रीडिंग भी नोट कर ली, तो कंक्लूजन पे आएंगे और हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे we know that N1V1 = N2V2, ये नॉर्मलिटी इक्वेशन होता है, अभी दिखाया है जो। उसके बाद फेरस अमोनियम सल्फेट के लिए है ये N1V1 और ये है N2V2 KMnO4 सॉल्यूशन के लिए। अब इससे हमको जो फेरस अमोनियम सल्फेट हमने बनाया है उसकी नॉर्मलिटी हमें मालूम है, पोटेशियम परमैंगनेट की निकालनी है। तो उसके लिए N2 = हो जाएगा N1V1/V2, ये है 1/30 × 20/16.5 टेबल्स में देख जैसा नोट किया, तो ये आएगा 1.454। नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ द KMnO4 सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर हो जाएगा नॉर्मलिटी ऑफ KMnO4 इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4। तो ये आ जाएगा, दोनों की वैल्यू यहाँ पे 31.6 है ये, तो वैल्यू आ जाएगी 45.963 ग्राम पर लीटर। तो इस तरह से अगला स्टेप जो लिखा तुमने कैलकुलेशन हो गया।
उसके बाद लिखा जाएगा कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इज दैट। तो ये पूरा प्रैक्टिकल तुमको इस तरीके से लिखना होगा करने के बाद। अब उसमें कुछ प्रिकॉशन है जिनको लिखना जरूरी है ताकि ये याद भी रहे। फर्स्ट है, इन कॉनिकल फ्लास्क फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन मस्ट बी एसिडिक, अदरवाइज ब्राउन कलर्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। तो जब हम कॉनिकल फ्लास्क में पिपेट से लेते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट जो कि हमने बनाया, तो उसमें एक टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि ये रिएक्शन ना होने पाए। अगर एसिड नहीं होगा तो हाइड्रेटेड मैग्नीज ऑक्साइड बन जाएगी, जिससे प्रेसिपिटेट बन जाएगा और रिएक्शन नहीं होगा। और दूसरा हम क्या करते हैं, जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो फेरस अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर नहीं डालेंगे तो फेरस आयन जो है ये फेरस हाइड्रोक्साइड बना लेगा, जो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड में, और सॉल्यूशन क्लियर नहीं बनेगा। तो दूसरा प्रिकॉशन ये है कि सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक acid, otherwise ferrous salt will be hydrolyzed to form hydroxide which is oxidized to ferric hydroxide। ये रिएक्शन। अब अगला एक्सपेरिमेंट करना है तुम्हें ऑक्जेलिक एसिड का। उसको किस तरह से करने के बाद लिखा जाएगा उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले एम to prepare N/10 oxalic acid solution and determine the concentration of given potassium permeate solution। उसके बाद प्रिंसिपल सेम, थोड़ा सा डिफरेंट होगा यहाँ पे। रिएक्शन चूंकि ऑक्जेलिक एसिड से हो रहा है तो यहाँ पे भी पोटेशियम परमैग्नेट में मैग्नेट के ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है +7 से +2, और इधर ऑक्जेलिक एसिड +6 से ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +8 हो रही है। एक कार्बन की +3 और यहाँ +4 हो रही है, तो 2 कार्बन है तो +6 से +8 का चेंज यहाँ पे हो रहा है। तो अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? ये रिएक्शन यहाँ पे ये है अलग से, +3 +4, एक कार्बन एटम का चेंज हो रहा है, तो 2 कार्बन एटम यहाँ है, 2 यहाँ है, तो चेंज टोटल चेंज हो जाएगा 6 से 8, तो ये हो जाएगा 8 - 6, तो टोटल चेंज 2। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड अपॉन 2 इज इक्वल टू 63। और KMnO4 का जो इक्विवेलेंट वेट है वो कैसे निकालते हैं वो पिछले उसमें देखा। आ जाएगा 158/5 इज इक्वल टू 31.6। अब सॉल्यूशन टू बी यूज्ड ये लिखा जाएगा N/10 solution of oxalic acid and given solution of potassium permanganate and dilute solution of sulfuric acid। इंडिकेटर पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट एज सेल्फ इंडिकेटर, ये पॉइंट लिखना है। नाउ द प्रिपरेशन ऑफ N/10 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन 250 ml। इसके लिए फार्मूला है W = E × V × N/1000। तो ये E है ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी 1/10 है, 250 ml में हमको बनाना है, तो W इसके लिए आएगा 1.575 ग्राम। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, वेइंग ऑफ 1.57 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड के लिए सबसे पहले हम वेट ऑफ द वेइंग ट्यूब लेंगे, वही आएगा 5.2500। वेट ऑफ द वेइंग ट्यूब प्लस ऑक्जेलिक एसिड का वेट लेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा इसका और इसका, वो हो जाएगा वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। फिर टेबल फॉर टाइट्रेशन, टाइट्रेशन करने के बाद जो पिपेट से हम वॉल्यूम ले रहे हैं उसको लिखेंगे यहाँ पे
ब्यूरेट की रीडिंग इनिशियल 0, उसके बाद हम 3-4 रीडिंग लेंगे, जब 2 सेम रीडिंग आ जाएगी तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन, जैसे पहले कैलकुलेशन किया था, वी नो दैट N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये ऑक्जेलिक एसिड के लिए है। ये KMnO4 का हमें निकालना है, तो KMnO4 का ये निकल आया। अब कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ गिवन सॉल्यूशन, S इज इक्वल टू N2 31.6, सो फाइनली कितना आ जाएगा 3.083 ग्राम पर लीटर। रिजल्ट हो जाएगा द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। अब some important points may be remembered during titration. Before starting titration, it is necessary to add dilute sulfuric acid in conical flask containing oxalic acid, otherwise there will be precipitation of hydrated manganese oxide. And second point is redox reaction between KMnO4 and oxalic acid is very slow. Thus, the content is heated between 50 to 60 degrees centigrade to speed up the reaction. Now, do not boil the content, otherwise there will be decomposition of oxalic acid. तो ये जो तुम लोगों को अभी बताया हमने, वो क्या बताया कि किस तरह से प्रैक्टिकल जो तुम्हें करना है उसके जो थ्योरेटिकल पॉइंट हैं, जिन्हें पहले पता होना चाहिए कि क्या है ये प्रैक्टिकल, और हमें किस तरह से इसकी बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए, उसको जानने के लिए बताया कि इसको पहले समझो कि किस तरह हमें प्रैक्टिकल करना है और लिखना किस तरीके से है। ये सारी चीज़ें बताने के लिए क्लास हमने लिया था। तो उम्मीद है कि इसको देख करके, जब इसको पढ़ करके, समझ करके, देख करके लैब में आओगे तो अच्छे से प्रैक्टिकल कर पाओगे। और जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अलावा जो प्रैक्टिकल तुम लोगों को करना है, उसमें एसिड और बेसिक रेडिकल्स को एनालाइज कर निकालना है कि कौन कौन कोई साल्ट दिया जाएगा, उसमें कौन से बेसिक रेडिकल हैं और कौन से एसिडिक रेडिकल। उसमें जो बेसिक रेडिकल जो कोर्स में है वो यहाँ पे नोट कर दिए, यहाँ पे दिए हुए हैं। लेड है, कॉपर, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, निकिल, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, मैग्नीशियम और अमोनियम। इसी तरह से जो एसिडिक रेडिकल्स हैं उनमें कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, नाइट्राइट, सल्फेट, क्लोराइड, उसके अलावा ब्रोमाइड, फॉस्फेट, ऑक्सलेट और एसीटेट, नाइट्रेट। तो ये सारे एसिड रेडिकल्स हैं। इसके बारे में जब हम अगला क्लास लेंगे प्रैक्टिकल पे तब उसमें बताएंगे। यस मैम। हाँ, उसके अलावा तुम लोगों को प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट का ये है जो बनाना है, स्टडी ऑफ कॉमन फूड एडल्ट्रेंट्स, यानी मिलावट, जो खाद्य जो फूड मटेरियल मिलते हैं मार्केट में, उनमें किस तरह की मिलावट है, मिलावट का टेस्ट करने के बारे में, उनका टेस्ट लिख करके, और उन किस तरह की मिलावट होती है, तो सैंपल उसका लेकर के लैब में आना पड़ेगा। वहां पे उसको टेस्ट करो कि इसमें मिलावट है कि नहीं, और उसके बाद उसको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फाइल अलग से बना के उसमें लिखा जाएगा। तो इसमें जैसे फैट है, ऑयल, बटर, शुगर, टर्मेरिक पाउडर, चिली पाउडर, पेपर, इनमें से इन तरह के सामान लेकर के, मसाले हैं, वो टेस्ट करके प्रोजेक्ट फाइल में लिखना है। तो ये प्रोजेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, स्टडी ऑफ कॉमन फूड एडल्ट्रेंट्स इन फैट, ऑयल, बटर, शुगर, टर्मेरिक पाउडर, chili powder and pepper. Note any other investigatory project which involve about 10 periods of work can be chosen with the approval of the teacher. तो ये मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है, तुम्हें फूड मटेरियल्स में मिलावट पे प्रोजेक्ट बनाना है। तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट हमने बताए हैं, और प्रैक्टिकल किस तरीके से लिखना है ये चीज दिखाई है तुम लोगों को, ये लिखने का तरीका बताया है। क्योंकि प्रैक्टिकल जो लोग लैब में आए हैं उन्होंने किया है, तो जो नहीं आए हैं तो इसको पढ़ करके समझ के आएंगे, उसके बाद जो है ताकि प्रैक्टिकल करें और इसी तरीके से स्टेप वाइज करते जाओ और लिखते जाओ। ये पूरा प्रैक्टिकल इसमें लिख करके दिखाया हुआ है,
यहाँ से ये शुरू होगा, एक्सपेरिमेंट नंबर डाला जाएगा, डेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्रिंसिपल लिखना है इसका, प्रिंसिपल में रिएक्शन लिखना है, इक्विवेलेंट वेट्स आप दोनों सॉल्यूशन के लिखने हैं, और उसके बाद कौन कौन सा सॉल्यूशन यूज कर रहा है वो लिखना है, उसके बाद इंडिकेटर, उसके बाद प्रेपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, किस तरह से वेइंग किया हमने, किस तरह से वेट निकाला, फिर ऑब्जर्वेशन, टेबल फॉर टाइट्रेशन, और लास्ट में रिजल्ट। उसके बाद प्रिकॉशन जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे दिया है, उसको नोट करना है। यस मैम, समझ गए। आगे अभी किया है प्रैक्टिकल अभी कि नहीं, समझ में आया कैसे लिखना है? यस मैम। हाँ, तो काफी देर में करने, अच्छा काफी देर में कनेक्ट हुए हो तो इसको देख लेना पूरा, है ना? हाँ, इसको पूरा देख लेना, और उसके बाद फिर करते हुए भी प्रैक्टिकल जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल समझ लो इसको, उसके बाद जो लैब में आगे करो तो ज्यादा अच्छा है। अब वेइंग के बारे में थोड़ा सा हम बता दें। यस मैम। दिखाई देगा? दिखाई दे रहा है पेपर? इसमें जैसे वेट है ना, जैसे वेट लेना है तुमको, वेट लेना है वेइंग ट्यूब का, तो जितने ग्राम रखा है, जैसे 5 ग्राम रखा है ना, फिर 200 मिलीग्राम रखा, फिर 20 मिलीग्राम रखा, तो इसको जोड़ते जाएंगे। उसके बाद राइडर अगर रखा है, तो अगर स्मॉल डिवीजन पे रखा है तो 0.0002 ग्राम जोड़ेंगे, और उस पे रखा है जो तुम्हारा बिग डिवीजन होता है तो 0.001 ग्राम। तो देखो इसमें वेट ऑफ वेइंग ट्यूब का किस तरह से कितने ग्राम रखना है वो सारा, और उसको जोड़ना कैसे है फिर, है ना? ये सारा दिख रहा है? सीधा सीधा दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। अच्छा, तो ये इस तरह से है। और दूसरा, जैसे मान लो तुमको वेट निकालना है, ये वेट ऑफ वेइंग ट्यूब और वेट ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, दोनों को जोड़ देंगे और टोटल वेट हमें रखना होगा, तो कितना कितना कैसे कैसे रखेंगे ये इसमें पूरा है। ठीक है, आ रहा है? हाँ, दिख रहा है, समझ में आ रहा है? जैसे मान लो ऊपर है, तुमको रखना है, टोटल वेट कितना आ रहा है? 9.1464 है ना? तो कितना कितना वेट हमें रखना है वो इसमें हमने लिख के दिखाया है, देखा? हाँ, तो इस तरह से वेट वेइंग करनी होगी और उसके बाद सॉल्यूशन बनाना होगा। ठीक है, चलो फिर बाकी दोनों प्रैक्टिकल के क्लास जो है हम संडे को फिर क्लास ले करके इसी तरह से बता देंगे। ओके मैम। ओके।